नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का साप्ताहिक कार्यक्रम चाय पर समीक्षा। हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी, जो महाराष्ट्र की नई राजनीति पर प्रकाश डालेंगे। सर, जैसा कि आपने देखा और पूरे देश ने देखा कि महाराष्ट्र में राजनीति के नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। एकनाथ शिंदे ने कमान संभाली है और इसी के साथ उनके सामने कई सारी चुनौतियां भी हैं, जिसमें चुनौतियां पिछली सरकार की योजनाएं भी हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में हो रही मूसलाधार बारिश भी है। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस आधार पर देखते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, हम उसको कह सकते हैं कि वो अवश्यंभावी था। जी, वो इस समय हो गया, पहले हो सकता था, थोड़े दिन बाद हो सकता था, अवश्यंभावी था, होना था ही वहाँ पर। क्योंकि जी, जिस तरीके से विपरीत विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई थी, एक दिन ये हश्र होना ही था। आखिरकार वो हो गया। और ख़ास बात ये रही कि लग रहा था कि शायद तीनों दलों के बीच मतभेद उभरेंगे, लेकिन घटनाक्रम ऐसा रहा कि शिवसेना के ही एक बड़े गुट ने बागी होकर उद्धव ठाकरे जी, की सरकार गिरा दी। और जैसा कि आपने कहा कि वहाँ पर कुछ फैसले भी पलटे जा रहे हैं, तो न सिर्फ एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की सरकार पलट दी है, बल्कि उनके फैसले भी पलटने लगे हैं। पहली कैबिनेट से ही फैसले पलटने की शुरुआत हो चुकी है। आरए वाला जो मामला है वो सामने है सबके। जी, लेकिन हमको देखना होगा कि ये जो स्थिति है वो आई क्यों? दरअसल संवादहीनता एक ऐसी स्थिति है जो किसी को भी बर्बाद कर सकती है। यदि हम ये समझने लग जाएँ कि हम ही सर्वोच्च हैं और हम ही सबसे बड़े हैं, हमारा सब जो निर्णय है उसको मानने के लिए सब बाध्य हैं, हम किसी से मिलेंगे नहीं। और जैसा कि आप देखिए कि जो बागी नेता जितने भी हैं सब यही कह रहे हैं कि हम सत्ताधारी दल के विधायक होने के बावजूद 6-6 महीने तक मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाते थे। एनसीपी और कांग्रेस के जो मंत्री थे या विधायक थे वो मुख्यमंत्री आवास जा सकते थे, हम नहीं जा सकते थे। उनका ये जी, भी कहना है कि एनसीपी के या कांग्रेस के विधायकों को अपने क्षेत्र के लिए फंड मिल जाता था विकास के लिए, लेकिन शिवसेना के एमएलएज़ को नहीं मिलता था। तो अगर ऐसी स्थिति थी, लोग समस्याएँ रख रहे थे मुख्यमंत्री के सामने, तो दर्शाता है कि मुख्यमंत्री कहीं न कहीं उनकी अनदेखी कर रहे थे, या उन्होंने ये समझ लिया था कि ये सब तो हमारे साथ रहेंगे, ये एक तरह से ग्रांटेड ले रहे थे, तो वो उन्होंने अपना रुख दिखा दिया। और लंबे समय से जब अगर समस्या चली आ रही हो, तभी इतनी बड़ी बगावत हो सकती है, वरना तो एकनाथ शिंदे का कोई बहुत बड़ा, ठीक है शिवसेना के नेता थे, लेकिन ऐसा बड़ा कद नहीं था कि वो 40-50 विधायक को अपने साथ ले जाएँ। लेकिन अगर 40-50 विधायक को ले गए हैं, 40-50 विधायक नाराज़ हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ज़रूर कुछ ना कुछ बात रही होगी, ज़रूर उनकी अनदेखी हो रही होगी और उसका खामियाजा उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ा है। दरअसल हमारी एक और हम कह सकते हैं कि ये जो महाराष्ट्र का जो सबक है, जिसको हम कह सकते हैं कि जी, परिवारवाद की जो राजनीति होती है, प्रधानमंत्री भी अपने अधिकतर संबोधनों में परिवारवाद की जो राजनीति है उसको देश की सबसे बड़ी समस्या बताते हैं। और ये दिख रहा है कि राजनीति की एक बड़ी समस्या है। दरअसल परिवारवादी जो दल होते हैं खास तौर पर, उनमें क्या होता है कि फैसले लोकतांत्रिक आधार पर नहीं लिए जाते। सभी वरिष्ठ नेताओं की कोई बैठक बुला ली गई हो, जैसे आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक चल रही है, वहाँ पर तो सभी नेता चर्चा करेंगे मुद्दों पर, जी, कैसे आगे बढ़ना है, आगे क्या रणनीति रखनी है। तो ऐसा परिवारवादी दलों में नहीं होता है। वहाँ पर जो परिवार में डाइनिंग टेबल पर फैसले ले लिए जाते हैं, पार्टी नेताओं को बस उसको एक संदेश दिया जाता है कि इस फैसले पर आगे बढ़ना है। तो वो जो उस फैसले में शामिल नहीं हैं, उनकी राय नहीं ली गई, सिर्फ़ वो एक कार्यकर्ता के नाते काम करते रहें। जब पद की बात आए, जब किसी अन्य चीज़ की बात आए, जब कोई लाभ की बात आए, तो वो ब बड़े नेता को ही मिल जाए सिर्फ़ या अन्य दलों को मिल जाए, तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि नाराज़गी होनी स्वाभाविक थी। और एकनाथ शिंदे को भी उम्मीद नहीं थी, और उन्होंने खुद भी कहा है अपने विभिन्न जी, साक्षात्कारों में कि मुझे, जब तक मैं फडणवीस जी के घर पे उनके जो सागर बंगला है, वहाँ पे नहीं पहुँचा, तब तक मुझे खुद नहीं पता था कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ। जब वो वहाँ पहुँचे देवेंद्र फडणवीस से बातचीत के लिए, तब बीजेपी आलाकमान का संदेश आया फडणवीस को और चंद्रकांत दादा पाटिल को कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाना है, तब तक फडणवीस को भी नहीं पता था ये बात। तो ये एक दिखाता है कि किस तरीके से बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक वहाँ पर चला है महाराष्ट्र की राजनीति में। और ये भी एक तैयारी है बीजेपी की कि वहाँ पर सत्ता में 15-20 साल तक बने रहना है, तो इसलिए एक ये अभी ऐसा कदम उठाया गया है। आप जी, देखिए कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य समझे जाते हैं शरद पवार, वो खुद कह रहे हैं कि मैं खुद भौचक हूँ, मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया, मेरे को खुद उम्मीद नहीं थी। आप देखिए कि एक ऐसा आश्चर्यजनक फैसला आया है। और ये जो फैसला आया है उसने, हम इसको मास्टर स्ट्रोक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसने पहले दिन से ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है।
अब आप देखिए कि जो शिवसेना के इस समय 19 एमपीज़ हैं लोकसभा में, 3 राज्यसभा में हैं। उन जो लोकसभा के 19 एमपीज़ हैं, उनकी उन्होंने और राज्यसभा के एमपीज़ की सबकी मीटिंग बुलाई थी शुक्रवार को शाम को। उद्धव ठाकरे ने 3 लोकसभा एमपी वहाँ पर नहीं पहुँचे उद्धव ठाकरे की बैठक में। खबर ये है कि 12 एमपी लोकसभा के पाला बदल सकते हैं, बागी गुट के साथ जा सकते हैं, क्योंकि जी। उनको पता है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव नहीं जीता जा सकता। और 12 एमपी अगर जाते हैं तो अपने आप में बड़ा घटनाक्रम हो जाएगा। संसद का जो सत्र 18 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, उससे पहले ये पाला बदलने की बात आ रही है सामने कि पाला बदल सकते हैं। वहाँ पर अगर उनको अलग गुट के रूप में मान्यता मिलती है लोकसभा में, तो उनके लिए बैठने की व्यवस्था अलग से की जा सकती है। तो ये बड़ा झटका साबित होगा उद्धव ठाकरे के लिए। और जिस जी। तरीके से आप देखिए कि संजय राउत का जो सुर बदले हैं, हम बता रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक का असर क्या-क्या हो रहा है। जो 12 एमपीज़ हैं, अब जो एमपीज़ की बैठक हुई, उन बैठकों में उद्धव ठाकरे को कहा गया कि एकनाथ शिंदे के साथ समन्वय स्थापित किया जाए, उनको साथ लिया जाए। उद्धव जी। ठाकरे की हालाँकि अभी तो प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है, लेकिन एक अंदर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है शिवसेना में कि ये जो गलती हो गई शिवसेना प्रमुख से, उसको कैसे अब सुधारा जाए। अब संजय बिल्कुल। राउत का बयान सुनिए। संजय राउत कह रहे हैं कि मुझे ईडी का नोटिस मिला था, मैं ईडी के पास गया, लोगों को लग रहा था कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो संजय राउत खुद कह रहे थे कि मेरे को जो ईडी का नोटिस मिला है, ये एक राजनीतिक कदम उठाया गया है, मुझ पर राजनीतिक दबाव बनाने की बात कही जा रही है, वो अब वो खुद कह रहे हैं कि राजनीति नहीं थी ये। तो दिखाता है कि जो मास्टर स्ट्रोक है एक असर कर रहा है। और अभी आप देखिएगा कि किस तरीके से जब शिवसेना के सिंबल को लेकर लड़ाई होगी, शिवसेना किसकी होगी, इसको लेकर लड़ाई होगी। और अगर सिंबल अटका चुनाव आयोग के दरबार में, तो हम देख रहे हैं कि जैसे जल्द ही बीएमसी इलेक्शन है। तो जी, बीएमसी जी। इलेक्शन है, तो वहाँ पर अगर शिवसेना अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ पाती है, तो पार्टी के लिए एक बड़ा खट मुश्किल वाली स्थिति होगी। हालाँकि शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे वाला जो समूह है, उसके लिए राहत की बात ये है कि एनसीपी और कांग्रेस अभी भी उसके साथ खड़े हैं। तो जी। एनडीए का जो अस्तित्व है, वहाँ पर अभी बरकरार है। लेकिन लेकिन बीजेपी और एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है, ये फिलहाल मजबूत नज़र आ रहे हैं। और क्योंकि अभी-अभी सरकार बनी है, और जब ये स्वाभाविक सी बात है कि सत्ता पक्ष के साथ ही अधिकतर लोग जुड़ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में भी कुछ जो एमएलएज़ हैं, जैसी खबरें आ रही हैं, हो सकता है कि वो भी सत्ता पक्ष के साथ जुड़ने का प्रयास करें। तो देखना होगा कि अभी फिलहाल तो स्पष्ट अपना जो वो बहुमत साबित कर देते हैं, उसके बाद की क्या गतिविधियाँ रहती हैं। लेकिन जी। महाराष्ट्र की राजनीति का अगर हम जो बड़े सबक देखें, 2-3 मैंने आपको बताना चाहूँगा। पहली बात ये है कि नेता चाहे कितना बड़ा हो, संवादहीनता की स्थिति उसको अपनी पार्टी में नहीं रखनी चाहिए। संवादहीनता की स्थिति होगी तो कितना बड़ा कद था उद्धव ठाकरे का, लेकिन उनके ही दल ने उनकी सरकार गिरा दी, उनके ही नेता ने उनकी सरकार गिरा दी। जिस नेता को उन्होंने आगे बढ़ाया, उन्होंने उसकी सरकार गिरा दी, क्योंकि संवादहीनता की स्थिति आई। तो आप खुद को सर्वोच्च मत समझिए, सबको साथ लेकर चलिए, नहीं तो ऐसी स्थिति आएगी। दूसरा, परिवारवादी जो दल हैं, उनको भी थोड़ा-सा कम से कम लोकतंत्र अपने दलों में लाना पड़ेगा। खुद ही निर्णय करके और सब पर छोड़ देंगे कि आप आगे बढ़ो, मुझे सिर्फ आप फॉलो करते रहिए, तो ऐसा अब चलने वाला जी। नहीं है। सर, मेरा 2 छोटे-छोटे सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जी। जो शिवसेना के जो बागी विधायक थे जो सरकार के साथ हैं अब, और जब हम उनके बयानों को सुनते हैं, तो पता लगता है कि उन्होंने डायरेक्ट कभी भी उद्धव ठाकरे पर हमला नहीं किया। उन्होंने हमला किया सिर्फ़ और सिर्फ़ जी, संजय पर, और वो ये कह रहे हैं कि शिवसेना अभी भी हमारी है। तो क्या जी। उद्धव ठाकरे इन्हें अपना लेंगे? दूसरा सवाल ये है कि 2 साल बाद भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जहाँ पे विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीतियाँ भी बनेंगी, और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा चर्चा रही इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से 1 दिन पहले, यानी बीते दिनों, वो ये थी कि देवेंद्र फडणवीस वहाँ पर चर्चा के केंद्र थे। उनके त्याग, तपस्या, बलिदान की वहाँ सबने खूब बात की, उनकी खूब वाहवाही जी, की। इसको आप किस ढंग से जी। देखते हैं? देखिए, इसमें आपका जो पहला सवाल था कि देखिए उद्धव ठाकरे पर क्योंकि सीधा अटैक इसलिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे पर अभी उनके साथ उद्धव ठाकरे की सत्ता गई है, तो थोड़ी-सी जो मराठा वोटर हैं उनके वो उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति रख रहे हैं। जी। अगर अटैक होगा तो ये सहानुभूति बढ़ जाएगी। अटैक नहीं होगा, लीगली लड़ाई होगी, और उस लीगली लड़ाई में कौन जीतेगा वो देखने वाली बात होगी। और जी। उम्मीद है कि जैसे वो जो एक उद्धव ठाकरे वाला जो खेमा है, उसमें इस तरह की सुगबुगाहट हो रही है कि शिंदे खेमे से सुलह की जाए, तो शायद शिंदे खेमा भी ये एक सोच रहा होगा कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए, पार्टी एक हो जाए,
और जिस तरह से बीजेपी शिवसेना युति की सरकार चलती थी, ये उसी प्रकार की युति बन जाए। तो ये भी एक जी, उन दोनों के मन में शायद ये बात हो, तो शायद इसलिए अटैक नहीं हो रहा हो। और फिलहाल क्योंकि मैंने आपको कहा कि अभी-अभी सत्ता गई है उनकी, मराठा वोटरों में थोड़ी बहुत सहानुभूति है, अटैक होगा तो सहानुभूति बढ़ जाएगी, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और एक चीज़ और देखने को मिली, जैसा कि बागी नेताओं ने आरोप भी लगाए हैं, उसमें ये देखने को आया कि जो उद्धव ठाकरे थे, उनके इर्द-गिर्द कुछ ऐसी एक लोग वहाँ पर जो थे, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। उद्धव ठाकरे से किसी को मिलने नहीं देते थे, उद्धव ठाकरे तक किसी को पहुँचने नहीं देते थे, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि शायद उद्धव ठाकरे पर इसलिए सीधा निशाना नहीं लगाया जा रहा है। जहाँ तक आपने बात करी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यसमिति की, तो देखिए बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक ठीक है, भले ही 2 साल बाद हो रही हो, लेकिन बीजेपी की चाहे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो, चाहे राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी की बैठक हो, ऑनलाइन या अन्य माध्यमों से होती रही है। और पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, वो लगातार चाहे ऑनलाइन संवाद करना हो, चाहे जाके प्रदेशों में मुलाकात करनी हो, जो प्रदेशों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो, प्रदेशों की जो प्रदेश कार्यकारिणी होती है, उसको संबोधित करना हो, तो ये सब लगातार बीजेपी में चलता रहा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी 2 साल बाद अपना एक ये इस तरीके की बैठक कर रही है। लगातार इस तरीके की चीज़ें होती रही हैं। जहाँ तक ये बैठक है, ये ठीक है कि ये इस बैठक में, क्योंकि आगामी जो चुनाव हैं, हम देख रहे हैं कि 2.5 साल बाद, 2 साल बाद अभी लोकसभा के भी होंगे। इस साल अभी हिमाचल, गुजरात में चुनाव हैं। उन दोनों ही राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। अगले साल की शुरुआत में त्रिपुरा में चुनाव हैं, कर्नाटका में चुनाव है, वहाँ भी बीजेपी सत्ता में है। फिर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में चुनाव होंगे। ये तीनों भी राज्य बीजेपी के लिए इम्पोर्टेंट है। 24 में लोकसभा चुनाव आ जाएँगे। तो ये लगातार कई सारे राज्य हैं जो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तेलंगाना में चुनाव है। तेलंगाना में जानबूझकर इसलिए राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक रखी गई है, क्योंकि वहाँ पर दक्षिण में आधार बढ़ाना है। तो जी, ये एक सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं बनेगी, खासतौर पर जो कुछ इस तरह में इस समय आपने देखा कि ममता बनर्जी हों, चाहे वो केसीआर हों, या और भी एक आध नेता हैं, जो कि केंद्र में आना चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में एक विपक्षी दलों का एक समूह बने, जो कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उनका समर्थन करे। तो जी, उस चुनौती से भी कैसे निपटा जाए, ये भी एक इसमें मुझे लगता है कि चीज़ें सामने आएँगी। साथ ही इस समय कुछ कई सारे मुद्दे उठे हैं, जो कि धार्मिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं, सामाजिक भी हैं। उन सब विषयों पर भी बीजेपी अपना स्टैंड साफ करेगी कि हमने देखा कि नुपुर शर्मा वाला जो मामला आया है सामने, उदयपुर जी, की जो घटना हुई, ऐसे कई सारे वाक़ये हैं जिनको लेकर इस कार्यक्रम में चिंतन ज़रूर होगा, इस बैठक में चिंतन ज़रूर होगा, आगे की रणनीति बनेगी। और ख़ास तौर पर हम इस समय देख सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, उसके लिए उनका अभी वहाँ पे अभिवादन भी किया जाएगा। और पूरा फ़ोकस इस पर रहेगा कि तेलंगाना की जो सरकार है, वहाँ पर केसीआर की जो सरकार है, उसको किस तरीके से नाकाम सिद्ध किया जाए, कैसे वहाँ पर आधार बढ़ाया जाए। और हिंदुत्व की राजनीति, क्योंकि महाराष्ट्र में क्या देखा हमने कि हिंदुत्व बीजेपी का असली है, ये बात कह के, और जो गुट है बीजेपी के साथ गया, शिवसेना का जी, जो गुट निकल के, क्योंकि बीजेपी के साथ हिंदुत्व की राजनीति करनी है। तो हिंदुत्व की राजनीति की ब्रांड एम्बेसडर है बीजेपी, तो तेलंगाना में भी इसका फ़ायदा वहाँ पर मिला है उनको, चाहे विधानसभा का उपचुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव 2019 हो। तो अब इसको कैसे आगे बढ़ाना है, देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है कि ये जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति वहाँ पर होने जा रही है, और ख़ासतौर पर पार्टी में आत्मविश्वास वहाँ पर दिख रहा है। जो भी नेता वहाँ पर गए हैं, उनका आत्मविश्वास देखा जा सकता है। एक नए राज्य में सरकार बनी है। फडणवीस ने जो कुछ किया, त्याग किया पार्टी के कहने पर, वो भी वहाँ पर चर्चा का विषय है, जैसा आपने उल्लेख किया। और जी, आप देखिए कि उसके लिए उनको बधाई मिल रही है, और सभी पार्टियों के लिए एक नज़ीर बन चुके हैं फडणवीस, क्योंकि राज ठाकरे ने एक खुला पत्र लिखा है फडणवीस को कि सभी पार्टियों के पदाधिकारियों को फडणवीस से सीख लेनी चाहिए कि पार्टी का आदेश हो तो आपको क्या करना पड़ता है। तो ये फडणवीस ने अपनी मिसाल भी कायम की, और एकनाथ शिंदे ने खुद भी कहा, आपने देखा होगा कि कोई पंचायत का अध्यक्ष पद नहीं छोड़ता, कोई नगर सेवक का पद नहीं छोड़ता, उन्होंने तो सीएम की कुर्सी छोड़ दी। तो बिल्कुल, ये ज़रूर त्याग किया है। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी जो नाराज़गी की खबरें आ रही हैं, शायद उनमें इतना दम नहीं है, क्योंकि इस समय जी, फडणवीस व्यस्त हैं। अब जैसा आपने ज़िक्र किया था कि मुंबई में भारी बारिश हो रही है, और ख़ास तौर पर मानसून जब आता है तो महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी वर्षा की स्थिति से जूझना पड़ता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, अभी वहाँ पर आपदा प्रबंधन कैसे दुरुस्त किया जाए, इस पर ध्यान है एकनाथ शिंदे का और फडणवीस का, क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। तो इसलिए
इन सब चीज़ों पर ध्यान है और दूसरा वहाँ पर बहुमत का परीक्षण होना है, तो वो भी एक चुनौती है। चुनौती तो नहीं है खैर एक औपचारिकता, लेकिन वो औपचारिकता भी निभानी है, तो इन सब में अभी सरकार व्यस्त है। तो शायद इसीलिए फडणवीस वहाँ पे चाहे राज्य बीजेपी मुख्यालय पर जो जश्न हुआ उसमें शामिल नहीं हुए। बहुत लोगों से अभी मिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी व्यस्त है, तो इसके बहुत ज़्यादा अर्थ अभी निकाले नहीं जाने चाहिए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए प्रभा साक्षी के साथ बने रहे। अगले सप्ताह फिर किसी और मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।